जय हिंद साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक के क्लास में जो सेक्शन हम लोगों का हुआ था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और वहां से ही हम लोगों का एक अलग तरह का विरोध भारत में शुरू होता है। हम लोगों ने एक संगठन बनाया, संगठन में बहुत सारे लोग शामिल हुए और उस संगठन के जरिए हम लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। उसमें शुरू में थोड़े से उदारवादी विचार वाले लोग थे, फिर उसमें हमारे विचारधारा चेंज हुए और अलग अलग तरह के लोग इन्वॉल्व हुए। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि उसमें बाद में महात्मा गांधी की एंट्री होती है और उन्होंने कई आंदोलन को लीड किया। क्या हम लोगों को ये पता है कि महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन से राज्य से शुरू हुआ था? बिहार से। फिर बिहार से जब ये आंदोलन हम लोगों का शुरू होता है तब वहां पे अलग अलग तरीके पे फिर उन्होंने खेड़ा में, अहमदाबाद में अलग अलग विद्रोह को लीड करते हैं। वो पहली बार सत्याग्रह शुरू करते हैं बिहार से, पहली बार वो भूख हड़ताल पे बैठते हैं। ये अलग अलग इवेंट शुरू होते हैं। उन्होंने सबसे पहला फिर वो माहौल देखा जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि भाई खिलाफत आंदोलन के जरिए मुस्लिम को भी कांग्रेस के साथ में मिला के अंग्रेजों का विरोध किया जा सकता है। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में जो भूमिकाएं निभा रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको अपने साथ लिया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलके फिर ये विरोध को काफी ज्यादा वर्चस्व में बढ़ाए। हम लोगों ने ये भी देखा कि असहयोग आंदोलन हम लोगों का शुरू होता है। असहयोग आंदोलन के बाद हम लोगों का एक ऐसा घटना घटित होता है जिसमें महात्मा गांधी उस आंदोलन को बाहर ले लेते हैं और वो कांड था हम लोगों का चौरी चौरा। फिर उन्होंने दांडी यात्रा के जरिए सेकेंड अपनी मुहिम शुरू की, आंदोलन शुरू की। हम लोगों को ये पता है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? 1929। और ये कब अब शुरू हुआ? कितने फरवरी को शुरू हुआ? 12 मार्च को शुरू होता है और कब खत्म होता है? 6 अप्रैल को। क्या कितने अनुयायी उनके साथ में थे? और क्या ये बता पाएंगे कि जब वो अपने आंदोलन दांडी यात्रा को शुरू किए तो ये यात्रा कितने दिनों की चली थी? 24। और टोटल कितने मील दूरी कवर हुए थे? और उन्होंने कौन से कानून को तोड़ा था? नमक कानून। तो हम लोगों ने ये बात देख लिया कि नमक कानून तोड़ने के साथ ही हम लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन कि भाई अब तुम्हारी आज्ञा को हम स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने देश भर के लोगों से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप टैक्स ना दें, आप सरकारी अपने जितने भी यूज कर रहे हैं सरकारी पोस्ट को उसको त्याग दें, स्कूल त्याग दें, आप उनके कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, आप शराब को इस्तेमाल ना करें। ये सारे मुहिम हम लोगों ने चलाए। हम लोगों ने देखा कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हो गया तो अंग्रेजों ने असहयोग आंदोलन के बदले 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे और इन तीनों में अलग अलग तरह की बातें हुई। क्या हम लोगों को ये याद है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भारतीय शामिल हुआ? भीमराव अम्बेडकर। भारत की कौन सी बड़ी पार्टी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन से नेता? तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुआ और उसके बाद असहयोग आंदोलन फिर वैसे ही कंटिन्यू रह गया। हम लोगों ने ये भी देखा कि असहयोग आंदोलन फिर धीरे धीरे खत्म हो गया, असहयोग आंदोलन को भी वापस ले लिया गया। फिर उसके बाद हम लोग देखे कि अलग अलग बातें हुई, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी चीजें हुई। हम लोग ये भी देखे कि कौन से क्रांतिकारियों को फांसी पे चढ़ाया गया, कौन से क्रांतिकारी भूख हड़ताल की वजह से अपना दम तोड़े या हत्या जिनकी मृत्यु हुई। 63 दिन के भूख हड़ताल के दौरान जतीन दास का मृत्यु हो गया। अंग्रेज चाहते तो थे, चूंकि हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है 1939 में और जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, जर्मनी काफी प्रभावशाली होता है, हिटलर काफी प्रभावशाली होता है और यूरोप के बहुत सारे देशों पे उसने आक्रमण किया, उस पर कंट्रोल किया। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय, चूंकि जर्मनी और अंग्रेज बिल्कुल अपोजिट साइड में थे, तो अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय लोगों को हम लोग उसमें शामिल करें और उसके बाद लेकिन भारतीय लोगों का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना था। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, आपको राज सत्ता हम धीरे धीरे वापस कर देंगे। तो ये अगस्त प्रस्ताव 1940 को लाया गया। उस समय के वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की और भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी यानी जो एक्टिंग प्रतिनिधित्व है देने के लिए इसके विस्तार की योजना सामने रखी गई, जहां पे
पहले जो वायसराय के एक्टिंग जोन में मेंबर थे उसमें भारतीयों की संख्या कम थी, उसको बढ़ाने के लिए बात की गई। लेकिन ये बात भी बहुत लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दरवाजे में लगी जंग युक्त कील की संज्ञा दी कि मतलब इसको उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा, या ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा। मुस्लिम लीग ने भी उसका विरोध किया, क्या कह के, तो मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध करते हुए पृथक राष्ट्र से कम नहीं स्वीकार होंगे, ऐसी बात उन्होंने कही। अब ये अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस को भी पसंद नहीं, अगस्त प्रस्ताव मुस्लिम लीग को भी पसंद नहीं। अगस्त प्रस्ताव के बाद वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या जो पहले 7 थी उसे बढ़ा के कितनी कर दी गई, जिसमें 8 भारतीय थे। अब देखिए, जैसा कि आपने देखा कि अगस्त प्रस्ताव को अपने मुस्लिम लीग ने ऐसे ही मानना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि भाई हमको अलग राष्ट्र की डिमांड की जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन कहीं ज्यादा है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कभी भी पाकिस्तान का डिमांड नहीं किया। पाकिस्तान जैसा वर्ड बाद में किसी ने चुना, तो यहाँ पे हम लोगों का लिखा गया कि पाकिस्तान वर्ड का उल्लेख किसने किया, तो लिखा हुआ है मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव सबसे पहले प्रसिद्ध शायर इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया कि भाई मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव सबसे पहले किसने दिया, तो इकबाल। एक कवि भी बोल सकते हैं, शायर भी बोल सकते हैं, इकबाल ने दिया। और पाकिस्तान नाम, जो पाकिस्तान नाम है वह किसने दिया, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला रहमत अली ने दिया था। तो यहाँ पे दो बातें हैं, पाकिस्तान वर्ड बहुत बाद में लेट से यूज हुआ है, पहले केवल मुस्लिम राष्ट्र वर्ड से इंडिकेट होते गया है हम लोगों का। तो जरा बताएंगे कि पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की डिमांड किसने की, शायर इकबाल। और क्या हम लोग ये बता पाएंगे कि पाकिस्तान वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, और उसके बाद फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की डिमांड की पहली बार। तो मुस्लिम लीग ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कब की, 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान, ये लाहौर अधिवेशन में। तो यहाँ से हम लोगों ने जो पॉइंट पढ़ा उसके लिए आप बताएं कि पाकिस्तान वर्ड या जो मुस्लिम पृथक राष्ट्र का डिमांड है, तो मुसलमान के लिए पृथक राष्ट्र हो, इसका डिमांड सबसे पहले किसने किया, कवि इकबाल ने। कवि भी बोल सकते हैं, क्योंकि इकबाल एक शायर भी रहे, कवि भी रहे, तो इकबाल वर्ड ही आता है। क्या हम लोग बता पाएंगे कि पाकिस्तान वर्ड की सबसे पहला जो नामकरण है किसने किया, अहमद अली। मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन से अधिवेशन में या कहां के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन। अब जब 1940 का अगस्त प्रस्ताव जो ब्रिटेन वायसराय के द्वारा भारत के ऊपर लाया गया था वह लगभग फेल सा हो गया, तो अंग्रेजों ने एक नई चाल चली, चूंकि उनको युद्ध में भी लड़ना था, युद्ध से भी बाहर निकलना था और युद्ध काफी भयावह थी, तो उन्होंने एक नया योजना बना के भेजा जिसको क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया और इस मिशन का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था कि भैया हम आपको दे देंगे, आप केवल भारत की तरफ से शामिल हो जाएं। लिखा हुआ है भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श कर क्रिप्स मिशन ने 30 मार्च 1942 को प्रस्ताव को सामने रखा, और इसमें देखिएगा तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तरांकित तिथि पोस्ट डेटेड चेक का है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन को कहा है, क्रिप्स मिशन योजना को कहा है। क्रिप्स मिशन योजना का मूल उद्देश्य क्या था, तो भारतीय को द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए प्रेरित करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ ना, इस मिशन का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। अब यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें यह भी कहा गया था कि आपको जैसे युद्ध खत्म होगा ना, ये कार्यभार हम आपको सौंप देंगे। तो उसी में गांधी जी ने कहा कि पहला विश्व युद्ध भी समाप्त हुआ था, यही डीलिंग आपने दी थी, लेकिन वहां तो कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पे भी आप कुछ करेंगे तो हमको पता नहीं है।
और यहीं से जब 1940 में ये जाते हैं, 1942 में प्रस्ताव रखा और वहीं से हम लोगों का फिर शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। ये इकलौता ऐसा आंदोलन है भारत का जिसमें भारत को आजादी मिल गई और भारत का कोई भी टॉप लीडर एक्टिव जोन में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सारे के सारे को जेल में डाल दिया गया था। अब यहाँ पे इसकी शुरुआत तो हुई, लेकिन इसका कोई लीडर नहीं हुआ कि इसको कैसे चलाया जाए। शुरुआत तो सबने कर दी, हमने गांधी जी को देखा। अब देखिएगा आगे में लिखा हुआ है, मैं ऊपर से देखता हूं, अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। ये अंग्रेजों की दो चाल थी भारत को विश्व युद्ध तक फंसाने की, भाई तब तक ये लोग परेशान नहीं करे, शांति से बैठे रहे। लिखा हुआ है कि 14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित हो गई, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे भारत छोड़ो प्रस्ताव सबसे पहले कहां पे पारित किया गया? तो वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा में कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक में। लिखा हुआ है कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। गांधी जी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए करो या मरो का नारा दिया। एक्चुअल में 8 अगस्त को एक संबोधन हुआ मुंबई के ग्वालियर टैंक में, जिसमें गांधी जी ने कहा कि इस बार ये अंतिम लड़ाई है, या तो हमको लड़ाई में लगे रहना है, या तो करो या तो। इससे पहले एक और नेता थे जिन्होंने कहा कि नोट मरो, करो और मारो, नोट मरो। जैसे इन्होंने कहा था कि करो या मरो, उन्होंने करो कि नहीं, करो नहीं, करो और मारो। और देखिएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2-3 बनते हैं। पहला ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत या प्रस्तावित कांग्रेस के किस कमेटी में की गई? तो वर्धा में की गई। और ये गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से अधिवेशन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। और कौन सा अधिवेशन था? ग्वालियर टैंक, बंबई के ग्वालियर टैंक में या बंबई अधिवेशन में दिया। क्या यहाँ पे हम लोग ये बता पाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1900। करो या मरो का नारा किसने दिया? कब दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कौन से अधिवेशन में ऐसा सोचा गया कि करो, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया जाए? ग्वालियर, मुंबई के ग्वालियर। इसी में आपने देखा कि 1939 में कांग्रेस का चुनाव अध्यक्ष जो है 1939 में 1942 का अधिवेशन, कोई बात नहीं, फुट गया, किसका है? तो मैंने कहा कि जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, क्या आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना में उसका किसने किया था? कांग्रेस के पहले अधिवेशन कहाँ पे हुए? बम्बई। और वही फिर बम्बई वाला अधिवेशन खत्म होता है करो और मरो पे 1942 में ग्वालियर में होता है हम लोगों का, बम्बई के ग्वालियर टैंक में। और इसमें करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये क्वेश्चन पूछता है, हालांकि आप देखिएगा आगे लिखा होगा या नहीं भी लिखा होगा कि जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग शुरू करते हैं, वैसे ही भारत के टॉप लीडर को अंग्रेज पूरा का पूरा हर जगह जहां तहां पे भी कलेक्ट कर लेते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। तो भारत में इकलौता ऐसा आंदोलन जो बिना टॉप लीडर के शुरू हो गया, और ये इस तरह से शुरू हुआ कि फाइनली अंग्रेज को यहाँ से जाना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि शायद पहले लीडर ना होते तो और पहले हम लोग आजाद हो गए होते, क्योंकि इस मुहिम में तो कोई लीडर ही नहीं हुआ, उसके बाद हम लोग आजाद हो गए। लेकिन ये कहना उतना भी तर्क संगत नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ ली जाती है सुभाष चंद्र बोस का। अच्छा, आपको ये पता है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने, 1938 और 1939, ठीक है। और ये दोनों ही टाइम में जब उन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन ली, तो लास्ट वाला अधिवेशन में गांधी जी उनके साथ में नहीं थे, उनके अपोज में थे, क्योंकि वो कंप्लीट उग्र के विरोध में थे। और उनका कहना था कि हम लोग जैसे अभी युद्ध शुरू हो गया है
तो अंग्रेज का साथ हम लोग नहीं देंगे, हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे, भारत में लड़ेंगे या जहां तहां भी लड़ेंगे। गांधी जी का कहना था नहीं नहीं भारत में सपोर्ट करेंगे उन लोगों को, और ये जो है हम लोगों का हुआ, इसी पे विवाद हुआ और फाइनली ये इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, फिर बाद में बने। क्वेश्चन पूछता है कि आजाद हिंद फौज का गठन का श्रेय मूल रूप से किसको दिया गया है? कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की तथा आजाद हिंद फौज का नेतृत्व स्वीकार किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो हम लोगों को ऐसा लग जाता है कि आजाद हिंद फौज का गठन अपने सुभाष चंद्र बोस ने किया, बहुत लोग ऐसे टिक करके निकल जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आजाद हिंद फौज का गठन का श्रेय किसको दिया जाता है? कैप्टन मोहन सिंह को। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में किसका गठन किया? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का। फिर हम लोगों का आता है कि 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया। 21 अक्टूबर 1900 ये यहाँ पे मिसिंग है, 43 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया और दिल्ली चलो एवं तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा नारा दिया। इसमें 2 तरह की नारा हम लोगों के पास आ रहे हैं, जरा ध्यान से बताइएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह। और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की? करो या मरो का नारा किसने दिया? कौन से अधिवेशन में दिया? कांग्रेस के बंबई अधिवेशन या ग्वालियर टैंक अधिवेशन। क्या हम लोगों को ये पता है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। फिर उसके बाद हम लोगों का आता है कि 7 और 8 अगस्त 1942 को जब ये शुरू हो रहा था मुहिम भारत छोड़ो आंदोलन को संपन्न कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? मुस्लिम लीग ने। कब दिया? 1943 के कराची अधिवेशन में। क्या आपको याद है कि पृथक राष्ट्र की मांग सबसे पहले किसने की थी? कवि इकबाल ने। क्या आप लोग ये बता पाएंगे पाकिस्तान वर्ड का पहली बार नामकरण किसने किया? रहमत अली। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड कब की? 23 मार्च। यही हम लोगों का आता है कि मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन भाग जो अपने कांग्रेस को रहते, और 1943 में कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया और 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस का आह्वान किया। हाँ, ये उस वहां से शुरू होता है। जन्म तो पहले मतलब हो गया, नाम पर तो पहले से आ गया ना। पाकिस्तान दिवस का आह्वान कब किया? क्योंकि इससे पहले इन्होंने देखा कि जब हम लोगों का क्षेत्रीय और प्रांतीय चुनाव हो रहे थे तो उसमें कांग्रेस को ज्यादा सीट मिल रही थी, जैसे अभी भी हम लोगों को मिलता है ना सीट कांग्रेस को, बीजेपी को अलग अलग को। बीजेपी इस समय था भी नहीं हम लोगों का, तो अभी तो कल परसों का बीजेपी है। हाँ, मतलब जैसे अटल बिहारी से शुरू होता है, थोड़ा सा फेमस होना, बीच में कोलैप्स हो गया, फिर अभी बनी हुई है, अब फिर कोलैप्स होगा। अब वो लोग दोनों रिजाइन दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कि हालांकि हम लोगों का इसमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट लोग हैं, ये लोग मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि राजनीति पे कुछ टीका टिप्पणी हो। इस वीडियो का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का रहा
किसका? देखिए पूरा विश्व कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, किसी का भी जन्म का बात नहीं है। अब वैसे देखिएगा तो भारत पुराना नाम था, जिसे हम लोग स्वतंत्र हुए को इंडिया बना दिए, ये भी गलत है। अब तो मोदी जी थोड़े से आए तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान जैसा वर्ड चल रहा है, नहीं तो इससे पहले तो इंडिया इंडिया चल रहा था। भारत भी बहुत कम ही था, भारत भी पुराना नाम चलता, लेकिन नया नाम इंडिया देने का क्या मतलब है? भारत को भारत रहने देते, हिंदुस्तान चल रहा है हम लोगों का ना। अरे इंडिया क्यों मतलब देंगे? इंडिया तो बाद में है, नहीं दिया हुआ तो नहीं है। इंडस वैली हम लोग का पहले से है, सिंधु नदी के नाम पे चल रहा था। हाँ, लेकिन तब है कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी भी अपनी आएगी इधर में, उधर में फिर अपना पटना उधर ही मूव कर जाएगा। खैर इधर आते हैं हम लोग। हमने कहा कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस का आह्वान कब किया? 23 मार्च 1943। पाकिस्तान का पहला बार नामकरण किसने किया है? पक्का ना? अब देखिए, अब यहाँ से कुछ याद करने वाली बातें हम लोगों को आती है और इसको हम लोगों को बेहिचक याद करना पड़ेगा कि जब हम लोगों की अंतरिम सरकार 1946 में बनी है तब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है। उस समय जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें से 3 सदस्य मुस्लिम लीग के थे। फिर मुस्लिम लीग अलग हो जाता है और ये आगे बढ़ जाता है। अब आप देखिएगा कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आयोजन किया। 16 अगस्त 1946 को किया। इस दिन पाकिस्तान की मांग के लिए प्रदर्शन किए गए और यहीं से फिर हम लोगों का लड़ाई शुरू होता है आपस में, हिंदू और मुस्लिम का। बंगाल में सोहरावर्दी सरकार ने इस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषणा कर दी और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के कारण कलकत्ता, नोआखली बिहार, गढ़मुक्तेश्वर पंजाब में सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए। एक्चुअली उन लोगों का डिमांड ही यही था कि हम लोगों का जब देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेजों ने 2-3 पॉइंट रखे कि जैसे जो लोग अंग्रेजों के पक्ष में था, जो इलाका कंट्रोल में था उसको भारत माना जाएगा। जो स्वतंत्र राजा वाले इलाके थे वो चाहे तो जैसे पाकिस्तान वर्ड भी था कि जो मुस्लिम वाला इलाका है उधर पश्चिम पाकिस्तान चला जाएगा, और जो लोग यहाँ पे था जो राजा बन के थे वो चाहे पाकिस्तान में चले जाएं चाहे भारत में रह जाएं। तो इसमें फिर मुश्किल हो रहा था। भारत के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हिस्से थे जो बीच बीच में पड़ रहे थे, उसको पाकिस्तान में कैसे बनाएंगे ना। तो उसमें सरदार पटेल का काफी रोल था। उन्होंने अपने सैनिक के बल पे उन सभी को मनवाया। एक कहानी ऐसी भी है कि हैदराबाद, जूनागढ़, ये छोटे छोटे जगह थे जो उस समय अलग अलग राजा बन के थे। तो हैदराबाद के जो नवाब थे वो गए, उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी में नहीं मिलेंगे, हैदराबाद नया देश होगा। तो उन्होंने कहा कि आप तो बीच में आते हैं, देश किसे बना पाइएगा, चारों तरफ तो भारत ही है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप जबरदस्ती मत करिए। पटेल को उन्होंने कहा नहीं तो आपको पता नहीं है कि हैदराबाद भी उनके ऊपर सीरियल भी बनी हुई है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सीरियल भी कंप्लीट बनी हुई 8 एपिसोड का। नहीं जोधा अकबर नहीं, जोधा अकबर तो बहुत पुरानी कहानी है, हैदराबाद के ऊपर मैं खोज के बता दूंगा। तो सरदार पटेल को उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि हमारे पास 4 लाख हिंदू हैं और वहां पे 10 लाख मुस्लिम हैं, मारना शुरू करेंगे हम तो 2 दिन में काट लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ये नहीं सोचते हैं कि जब आपके पास 10 लाख मुस्लिम है, 4 लाख हिंदू है, जब काटना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे। नहीं मतलब उन्होंने कहा, एक धमकी दी उन्होंने, तो वापस इन्होंने भी धमकी दिया कि अगर आप वहां पे बैठ के हैदराबाद में ये करेंगे तो हम दिल्ली में बैठ के क्या करेंगे। तो ये फिर बातचीत नहीं बन पाई, लेकिन फाइनली जब बातचीत एग्रीमेंट नहीं बन पाई तो सैनिक के बल पे हम लोगों ने हैदराबाद को अपने मिलाया, उधर कश्मीर को मिलाया, जूनागढ़ पहले से मिल चुका था। तो अंग्रेज की ये डिमांड उन लोगों की चाल थी कि जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला जो इलाका है वो तो पाकिस्तान में ही चल गया था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान करके। भारत के बीच के हिस्से में ऐसे ऐसे रास्ता दिया गया था 20 किलोमीटर का, जाने आने का 20 फीट का। अब वहां पे वो रास्ता काफी परेशानी वाला था कि भाई पाकिस्तान से वहां से लेके वहां तो कोई जा रहा है तो रेगुलर बेसिस पे जा रहा है, और जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे पश्चिमी पाकिस्तान वहां आपस में बनता नहीं था। तो ऐसी मान्यता थी या कहानी है
कि पाकिस्तान के लोग, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान को काफी ज्यादा परेशान करते थे, उनके ही सैनिक उनको मारा करते थे, और जब मारते थे तो वो लोग इधर भारत में आ जाता था, क्योंकि भारत तब काफी एक साथ ही रहने वाली बात हो गई थी। तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि भाई हम सैनिक के बल पे आपको सिक्योरिटी देते हैं और आप लोग खुद अपना देश बना लीजिए। तो फिर वहां से फिर पाकिस्तान पश्चिमी और पूर्वी अलग होता है। हालांकि अमेरिका ने हस्तक्षेप भी किया उसमें कि ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारा जो दो देश बना हुआ है, एक देश को भारत कैसे अलग कर सकता है। तो फिर उस समय मनिक साव यहाँ के हम लोगों के जनरल थे, और उनके ही आदेश पे मनिक साव काफी फेमस, अभी एक मूवी भी आई, मतलब वेब सीरीज भी है, सर मूवी भी है, आप उसको देख लीजिएगा मनिक साव के ऊपर। तो उन्होंने उनके ही कहने पे या उन्हीं के दम पे फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश को हम लोग मिलकर अलग अलग कर लिए। लेकिन अभी भी काफी विवाद चल रहा है पाकिस्तान में भी, देखिएगा तो बलूचिस्तान और थोड़े से सिंध वाले इलाके हैं जो काफी डाइवर्ट मोड में है। डाइवर्ट मोड में क्यों है? क्योंकि वहां की सरकार, जैसे यहाँ की कोई कोई सरकार होती है, किसी खास क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देती है, दूसरे क्षेत्र को कम बढ़ावा देती है, वहां पे खास सपोर्ट होता है, यहाँ पे कम सपोर्ट होता है। तो जाहिर सी बात है, सरकार का सपोर्ट नहीं रहेगा तो जनता नाराज हो जाएगी, और जनता नाराज होगी तो क्या करेगी? विरोध। नहीं तो वही नारा दिया जाएगा, सिंहासन खाली करो, जनता आई है। नहीं, ये आंदोलन किसके विरुद्ध था? वोट चोर गति छोड़। तो अच्छा, ये नया है। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के नाम पे हम लोगों का जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चालू हुआ, और वही जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में ही अपने लालू, नीतीश या बाकी राज्यों के अंदर जैसे मुस्लिम वहां पे मुलायम सिंह या और भी जगह पे हम लोगों के क्षेत्रीय नेता उभरे, और वहां पे फिर जेपी जीते। अलग बात है कि इतना लोगों का सपोर्ट था कि जेपी अपनी सत्ता को चला नहीं पाए, फिर वापस कांग्रेस आ गई। तो हमने कहा कि आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे जगह थे जहां पे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मतलब ही था कि मतलब सामने से हमको मारा पीटी शुरू करना है ना, यही नाम ही रखा गया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, कि आप अलग करो नहीं तो हम लोग ऐसे ही परेशान करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोगों का कैबिनेट मिशन आता है 15 फरवरी 1946 को, भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। एक्चुअली ये इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत के टॉप लीडर को बात करके ये टटोलना चाहा कि भारत के नेताओं के मन में क्या है, कोई जो राजगद्दी के पक्ष में कंप्रोमाइज करने के तो मूड में नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा सफल इसमें अपने सरदार पटेल ही हुए। क्रिप्स मिशन में इसमें क्या हुआ कि जो सदस्य थे वो अलग अलग लोगों से एक दूसरे का क्रिटिसाइज करके चाहे कि ये लोग आपस में क्या विचार रखता है, तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों का कुछ नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पूछता है कि क्रिप्स मिशन का सदस्य कौन कौन था। तो 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तो ये नाम थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, नाम तो है उटपटांग टाइप का, जिसको दिमाग में रखना आसान काम नहीं है। एक्चुअली हाँ, ये पॉइंट भी है। तो फिर जब सब मुस्लिम उधर चला गया तो इंडिया में भी मुस्लिम कैसे? एक्चुअली ये वही पॉइंट है कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो धर्म के बेस पे बंटवारा हुआ ही नहीं, 2 राष्ट्र में बंटवारा हुआ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या भारत का बंटवारा धर्म के ऊपर हुआ या 2 राष्ट्र के ऊपर हुआ। तो आप इसमें कहीं भी ऊपर में पढ़िएगा तो पाकिस्तान के लिए अलग, इसमें कहीं भी मुस्लिम के लिए जिक्र नहीं हुआ। केवल क्या हुआ है कि हमको अलग से क्षेत्र चाहिए, अलग से क्षेत्र चाहिए। तो फिर वहाँ हिंदू क्यों नहीं गया? नहीं, हिंदू नहीं, जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो डिमांड थी, इतना सोशल मीडिया नहीं था। हम लोगों ने एक दूसरे से बातें सुनी, ये आप जानते हैं कि एक छोटी सी बात यहाँ से निकली, अगर 10 लोगों के कानों से आगे बढ़ते जाए तो वो अलग अलग बात निकलेगी। तो उसमें यही हुआ कि बंटवारा हो गया है कि भैया हिंदू एक जगह रहेगा, मुस्लिम एक जगह रहेगा। ये अफवाह ऐसे फैल गई। अब जहां पे जब ये बात फैल गई कि हिंदू एक जगह रहेगा और मुस्लिम एक जगह रहेगा, तो ये दंगे जो शुरू हुए उसी बेस पे हुए कि भाई ये तो भारत है, तो यहाँ पे तो हमको रहने का अधिकार है। तो यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि ये तो मुस्लिम वाली जगह है,
तो हमको तो खाली रहने का अधिकार है, हिंदू नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, तो वहां पे लड़ाइयां शुरू हो गई। तो ये अफवाह फैल गया, ऐसा कोई भारत का पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ ही नहीं, तो फिर बंटवारा हुआ। केवल क्षेत्र के नाम पे हुआ। वहाँ पे तो हिंदू सब मर गया, सब नहीं, हिंदू मर नहीं गया, अभी भी 4% हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं, 16-17% मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं, 18 से 24 16-17% मुस्लिम यहाँ पे नहीं है। आप गूगल कर लीजिएगा, 20% सभी भी ज्यादा नहीं। बांग्लादेश से आया है तो 22% अरे बांग्लादेश से पूरा बांग्लादेश आ जाए तो भी 2% नहीं बढ़ पाएगा। अगर आएगा तो हम लोग का जीना आराम हो जाएगा। ये सोच गलत है। तो मारा है वो जिंदा जला के। देखिए क्या है ना कि एक घटना को मतलब उसको नहीं बनाया जा सकता। हम लोग 10 मिनट बाद इस मुद्दे पे विवाद कर लें। वहाँ पाकिस्तान से हिंदू कहाँ गया? भारत देश का पाकिस्तान से हिंदू बढ़े नहीं, जैसे वहां पे जनसंख्या का ग्रोथ है ना, मान लीजिए मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा बढ़ी, हिंदू की जनसंख्या कम पड़ी, तो परसेंटेज में हिंदू कम हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि जितने हिंदू बढ़ रहे हैं उतने मुस्लिम बढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज हम लोगों को कमोवेश वहीं पे टिका हुआ है। और ये कहानी भी है, ये तो देश का अपना संविधान हो गया ना कि हम किस नागरिक को नहीं। वहां पे ऐसा कोई आरक्षण नहीं है, वहां पे सैनिक, वहां तो कोई वहां के लोगों का नहीं आरक्षण है, दूसरे का क्या आरक्षण करेंगे। वहां पे नेता चुन के लोग बनाता है प्रधानमंत्री, कल ही टाइम में को गवर्नर आएगा, सॉरी सैनिक आएगा, जनरल आएगा, बोलेगा हम राजा हैं। मुशर्रफ का तो ऐसे ही एंट्री हुआ ना। पाकिस्तान हाँ। वहाँ पे जनरल गवर्नर नहीं आता, वहाँ के वादी आता है। मतलब मिला जुला के जो भी कह ले, अब सैनिक का शासन ज्यादा है, जैसे हम लोगों का बांग्लादेशी है, तो वहां पे एक प्रयत्न थोड़ा सा पहला, जब भी थोड़ा सा कोई भी कमोवेश कम हुआ, या जहाँ पे अभी भारत में क्या लगता है कि अगर एक बार प्रधानमंत्री का थोड़ा सा कम हो जाए सोच या पावर, तो यहाँ पे हम लोगों का खुराफाती नहीं पहुंच जाएंगे। बहुत ज्यादा। तो ये हमारे सैनिक या हमारा शासन प्रशासन इतना तगड़ा है, पाकिस्तान इतना नहीं कर पाता, वहाँ का सैनिक वहाँ का लीडर बन जाता है। वो लोग क्या करेगा, ऑफिस में डीएम जो पहले से रिक्वायरमेंट लेके बैठा हुआ है, जो देके मतलब परीक्षा देके निकलो, यहाँ से हम रहेंगे, तुम कहाँ के हो, तालिबानी है। हुआ है ना अफगानिस्तान में, तो यही हुआ ना बेसिकली, वहां पे तालिबानी तो क्या किया, डीएम को जो अपना रिक्वायरमेंट था सबको हटा दिया, अपना चेंबर ले लिया, अपन बजाते चेयर दिखाया था एक बार मीडिया में, दिखा कि अपना जो चेयर लिया, सामने टेबल है, टेबल पे अपना ऐसे सिक्सर जो भी था उनका ऐसे रखा, और इधर सामने बैठा और फोटो कैप्चर करवा रहे, और वो भी गर्व के साथ। तो ये क्या है, मतलब अभी भारत में भी हो सकता है, मान लीजिए डीएम बैठा हुआ है, तो उसके पास कितना प्रशासन, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि डीएम के पास कितना प्रशासन, तो ये हमारा संविधान इतना ताकतवर है कि कोई भी इस तरह का उपद्रव नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो मारा जाएगा। दूसरी जगह में क्या है कि ऊपर का सैनिक यही चाह रहा है कि भैया हम ही टॉप ऑर्डर पे बनेंगे। बहुत सारे ऐसे अभी भी वहां पे देखिएगा, तो जो प्रधानमंत्री बनते हैं, जो चुन के जाते हैं, वो कभी भी भारत से विवाद के पक्ष में नहीं होते, लेकिन जैसे ही कोई सैनिक जाएगा या सैनिक का वर्चस्व आएगा, वो प्रधानमंत्री का बातें नहीं मानता है। प्रधानमंत्री बोलेगा कि भैया वापस आ जाओ, वो लोग बोलेगा कि तुम कौन हो, तुम अपना संभालो, हम अपना संभाल रहे हैं, जंग का मैदान मेरा है, ऐसा टाइप का बस बोलता है। तो वो सब चलती रहती है, हमारा ताकतवर है, लेकिन हम लोग का हिंदू और मुस्लिम ऐसे बटा नहीं कि हिंदू वहां रहेंगे मुस्लिम ऐसे रहेंगे ना, वो खाली जगह नहीं, जरूरत तो नहीं थी, लेकिन अब उस समय के सिचुएशन को, संविधान जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब एक बार किसी एग्रीमेंट के ऊपर बन जाती है बात, तो हम लोगों को उसी बात को माननी पड़ती है। जो उस समय के टॉप लीडर थे, सिर्फ महात्मा गांधी का रोल अकेले कैसे हो सकता है, महात्मा गांधी का रोल अकेले कैसे हो सकता है। अभी जैसे देखिए साउथ अफ्रीका, हम लोगों का साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों का रोल था, वहां के जो कमजोर या वहां के जो अपने रेगुलर लोग थे, उन लोगों के ऊपर उनका वर्चस्व था। जब नेशनल मंडेला को 27 साल तक जेल में रख दिए, आंदोलन बढ़ते गया, उनको जेल से बाद में रिहा किया गया, तो एग्रीमेंट हुआ अपने संविधान में कि ना ही हम अल्पसंख्यकों का, जो अंग्रेज जो थे उनको अल्पसंख्यक वहां माना गया, तो ना ही उनके हम किसी भी अधिकार को छीनेंगे, ना ही उनके संपत्ति को छीनेंगे, और ना ही अंग्रेज लोग हमारे लोगों को किसी तरह से प्रताड़ित करेंगे। ये एग्रीमेंट बनी, अब उसी को मान के सारी जनता काम कर रही है। हमारे यहाँ भी एग्रीमेंट बना कि हम लोग जो एक बार संविधान को बना लिए हैं कि भैया जो भी लोग है यहाँ पे सब अपना भाई बंधु टाइप का है, तो हम लोग रहेंगे ना।
अब उसके बाद भी कभी कभी उपद्रवी लोग हैं जहाँ पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हिंसाएं तो डेली चलती है। अब मान लीजिए सिर्फ एक पॉइंट को लेके ये विवाद तो नहीं कर सकते ना, बांग्लादेश का अपना रूल है। नहीं सर, मतलब है कि नहीं एक जनरल क्वेश्चन। हाँ नहीं है, संविधान उसके पास है, जिसके पास ही प्रजातंत्र है तो चलेगा, लेकिन उसको कितना लोग मानने वाला है। संविधान तो हमारे पास भी है, लेकिन हम लोग सख्ती से मानते हैं। संविधान में लिखा है कि बंधुत्व को बढ़ाना है, हम लोग कहाँ बढ़ाते हैं? संविधान में लिखा है ना कि बंधुत्व को बढ़ाना है, भाईचारा को बढ़ाना है, कहाँ मनाते हैं? संविधान तो लिख दिया। संविधान तो ये लिख दिया, कल परसों हम लोग की बात हो रही थी कि भाई ये हम लोगों का जाति के बाद भी शादी जरूर हो सकता है। कहाँ हमारा समाज मानता है? संविधान तो होता है। हाँ तो सरकार तो सपोर्ट कर रही है ना, संविधान तो बना दिया, लेकिन लोग कहाँ मान रहे हैं? आप अगर दूसरे कास्ट में लड़का हो या लड़की हो, दूसरे कास्ट में शादी करके घर चले जाइए, घर वाले भगा देंगे। संविधान तो रूल दिया हुआ है, लेकिन अपना लोग तो नहीं है दिया। 1 लाख रुपया के लिए शादी करिएगा? अब इनका अलग मुद्दा है कि हमको पैसा मिलेगा तो हम कहीं कर लेंगे। हाँ जिसके पास पैसा हो वहाँ हाँ, तो अब इंटर कास्ट हो गई, इंटर रिलीजन हो, इंटर स्टेट हो या इंटर कंट्री हो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी तो हो रहा है। सर ये जम्मू कश्मीर को लेके क्यों लड़ते हैं? जम्मू कश्मीर को लेके जम्मू कश्मीर को लेकर लड़ते नहीं रहते हैं। एक्चुअली जब हम लोगों का संविधान बन रहा था तो वहाँ के राजा हरि सिंह जो थे वो कहे थे कि हम बाद में ऐसा सोचेंगे कि हम भारत में कंटिन्यू रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन अभी हम भारत के साथ में हो जाते हैं, हमारा अपना संविधान होगा। तो उस समय लोगों ने कहा दिया ठीक है, अपना रखिए संविधान, भारत के साथ मिल जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं कि लंबे समय तक चलेगा, उसको बाद में किसी ने खत्म कर दिया। मैप बना हुआ है तो हम लोग क्यों उसको दिखाते हैं? पीओके हो गया, चाइना हो गया, जैसे उसमें पाकिस्तान जिस समय हम लोग पहुंच नहीं पाए थे, पाकिस्तान कुछ इलाके पे अपना कब्जा कर लिया। वो कब्जा अभी भी है, लेकिन जमीन हम लोगों की है। इसके ऊपर वही तो विवाद चल रही है। उन लोग का कहना है कि हम लोगों का है, हम लोग का कहना है चाइना भी लिए हुए हैं। वो तो उससे लिया ना, पाकिस्तान से लिया। पाकिस्तान का जो अधिकार में क्षेत्र था उसको ले लिया हो। पाकिस्तान अपना लड़ाई दे दिया उसको कि भैया लड़ो। तो यही तो विवाद है। वो लोग आप चूंकि जिस समय हम लोग लड़ाई कर रहे थे अगर उस समय उनको हटा दिए रहते तो हो गया होता बात, लेकिन जब एक बार संविधान बन गया, कंटिन्यू हो गई, तो यहाँ पे फिर संयुक्त राष्ट्र नहीं होता ही है अभी। जैसे कुछ जब राजा ही कंफर्म नहीं है कि हम किधर रहेंगे तो जमीन कैसे कंफर्म होगा कि किसका है? आधा तक क्यों बांट लेंगे? मतलब जमीन मेरा, आधा तक क्यों बांट लेंगे? जमीन मेरा है ना। जब हमको कश्मीर ने कह दिया कि भैया भारत में मिल गया, तो पाकिस्तान जो कश्मीर का पूरा हिस्सा मेरा, तो पाकिस्तान क्यों क्लेम कर रहा है? उनका कहना है कि पहले ये डिसीजन ही नहीं हुआ था कि पाकिस्तान कश्मीर किधर रहेगा, भारत में कि पाकिस्तान में। तो उस समय तक हम लोग को लगा हम ही लोग हैं, तो हम लोग ले लिए। ये वाली मुद्दा चल रही है। अब तो पूरा विवाद ही चल रहा है इसके ऊपर, इसी पर लड़ाई चल रही है हम लोगों की। अब वो जो है पीओ, अपना पीओ को कश्मीर उधर दे दिया, मतलब चाइना को दे दिया, लड़ो उधर से। तो सब कम चलाक नहीं निकले हैं। तेज की बात नहीं है, जैसे कि उनका है कि हमारा अपना घर तो है नहीं। नया नाम रखा है आतंकवादी। देखिए ये कहना मुश्किल है कि एक छोटा सा जगह, भाई इसमें क्या है? वहाँ पे आम जनता भी तो है जो कि मतलब इनोसेंट है। सरकार को तो वो लोग चुन के भेजता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बात कहाँ मानी जाती है? नहीं, देखिए ऐसे किसी आम जनता का हानि कोई भी नहीं चाहेगा ना, फिर यही तो मानवाधिकार है ना। ऐसे नहीं हो सकता वहाँ पे। हाँ ऐसा तो बहुते बार हुआ है कि पाकिस्तान के सैनिक को हम लोग काफी ज्यादा वो लिए हैं और कई बार छोड़े भी हैं। ये वाली तो साथ में बैठ के कोई संधि करे, उसपे वो संधि तो हुआ है, वो लोग मानता कहाँ है? वोट गिरा जो जिसको जनता से किसको कहा है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, तभी तो कश्मीर भारत में आया।
वो लोग एग्री नहीं होता। लेकिन वो लोग कहना है कि राजा ही कह के चला गया कि हम अभी तय करेंगे किधर जाना है हमको, अब तक उससे पहले मर गए। देखिए राजा हरी, अब इसमें मैंने कहा कि यहाँ से आगे जो भी सेक्शन हम लोगों का दिया गया है ये कंप्लीट हम लोगों को याद करने वाला मूवमेंट है। इसको हम लोग याद करेंगे, और याद कैसे करेंगे ये मुझे विश्वास है कि याद हो जाएगा। मेरे से ज्यादा आपको विश्वास होना चाहिए याद हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अभी यहाँ से आगे जितना भी हम लोगों का है, माउंटबेटन योजना है 20 फरवरी 1947 को, ये हम लोगों का आजादी का बात हो रहा है। 3 जून 1947 को उसने भारत का विभाजन संबंधी प्रस्ताव रखा, माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। इसके ऊपर फिर हम लोगों का है संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर को। इसमें कौन कौन लोग भाग लिया, कितने लोग भाग लिए, कितने पुरुष कितने महिलाएं थी, इस पॉइंट के ऊपर था हम लोगों का। भारतीय शुद्धता अधिनियम ये बना हुआ है। फिर पाकिस्तान प्रस्ताव का विभाजन। तो हमने कहा कि आगे ये जो सेक्शन हम लोगों का दिया हुआ है ये कंप्लीट हम लोगों का याद करने के ऊपर है। तो आगे का जो 2 क्लास हम लोगों का होगा, मतलब 1 क्लास और जिसमें हम लोग वीडियो तो नहीं बना पाएंगे लेकिन उसको हम लोग बैठ के याद करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में इसको याद करेंगे। जय हिंद साथियों।